घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश में। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, BEd General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान, जहां प्रशिक्षित होकर लाखों प्रशिक्षणार्थी जूता उद्योग में अपना भविष्य संवार रहे हैं। केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान जूता उद्योग में आने वाली चुनौतियों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है और हजारों बेरोजगारों के लिए नित्य नए संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। पादुका उद्योग को एक नई दिशा, दशा और आयाम देने की राह में केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान आगरा का नाम अग्रणीय रहेगा। CFTI में प्रवेश प्रारंभ। CFTI में प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें 7906800655, 7310642370 पर या विजिट करें C41 व C42 साइट से औद्योगिक क्षेत्र सिकंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। आगरा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। जिला मुख्यालय में डिप्टी कलेक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। डिप्टी कलेक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 40 घंटे के लिए जिला मुख्यालय हुआ सील।
लेखपाल का पैसा लेते वीडियो हुआ वायरल। चकबंदी की पैमाइश के नाम पर 20,000 की ली रिश्वत। थाना फतेहाबाद के तहसील सभागार का मामला। क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद ने जुए की फड़ पर मारा छापा। छापे के दौरान 1.5 दर्जन से अधिक जुआरी गिरफ्तार। पकड़े गए जुआरी के पास से करीब 2 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद। शमशाबाद में हॉस्पिटल संचालक की बड़ी लापरवाही आई सामने। हॉस्पिटल के बाहर सीढ़ियों पर गर्भवती के प्रसव होने के बाद नवजात की हुई मौत। शमशाबाद के ब्रह्मानंद हॉस्पिटल का मामला। बच्चे 40 फुट ऊंचे पुल से लगा रहे यमुना नदी में छलांग लगाते बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। बच्चों को नहीं है अपनी जान की फिक्र। थाना अहमदौला के जवाहर पुल का मामला। सपा एमएलसी राजपाल कश्यप को सपा पिछड़े वर्ग प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद प्रदेश के साथ ताज नगरी में भी सपाइयों में खुशी की लहर। सपाइयों ने मिष्ठान वितरण कर जताई खुशी। नगर निगम बाबू पर लगे घर को कब्जा करने के आरोप। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। थाना रकाबगंज के नॉर्थ ईदगाह का मामला। जमीनी विवाद में पुलिस पर फायरिंग। जमीन पर कब्जे की शिकायत पर गई थी पुलिस। फिरोजाबाद थाना दक्षिण के परमेश्वर घाट का मामला। आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र ने तैयार की सैनिटाइजेशन मशीन। 5 सेकंड के अंदर भाप विधि से पूरी बॉडी होगी सैनिटाइज। शारदा ग्रुप अपने छात्र के इस आविष्कार से काफी खुश। फतेहाबाद में सहकारी ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि के भरे गए 5 नामांकन। 1 सितंबर को होगा मतदान। वहीं 27 सितंबर को नामांकन पत्रों की होगी जांच। ग्रामीणों की शिकायत पर राशन डीलर की जांच करने डीएसओ पहुंचे शमशाबाद के लोहारी ग्राम पंचायत। ग्रामीणों ने कम खाद्यान्न देने की थी शिकायत। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें ये वीडियो फतेहाबाद तहसील सभागार का है। इस वीडियो में एक लेखपाल रिश्वत के पैसे लेते हुए साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है चकबंदी की पैमाइश करने के नाम पर चकबंदी लेखपाल अनिल कुमार ने 20,000 की रिश्वत ली और पीड़ित ने इसी रिश्वत लेते हुए वीडियो को वायरल किया। आप खुद देखिए इस वीडियो में किस तरह से चकबंदी लेखपाल चकबंदी पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेते हुए साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है वीडियो फतेहाबाद तहसील सभागार का है। इस वीडियो में एक लेखपाल रिश्वत के पैसे लेते हुए साफ देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि चकबंदी की पैमाइश करने के नाम पर चकबंदी लेखपाल अनिल कुमार ने 20,000 रुपए की रिश्वत ली है और पीड़ित ने इसी रिश्वत लेते हुए वीडियो को वायरल भी किया है। आप खुद देखिए इस वीडियो में किस तरह से चकबंदी लेखपाल चकबंदी पैमाइश के नाम पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद फतेहाबाद तहसील के साथ पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पीड़ित युवक ने इस वीडियो के साथ चकबंदी लेखपाल की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, तो वहीं अधिकारी इस पूरे वीडियो के बाद जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। शमशाबाद में हॉस्पिटल संचालक की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पर हंगामा कर दिया। प्रसव के बाद महिला की देखरेख न करने का आरोप भी गर्भवती के परिवारजनों ने लगाए। मामला शमशाबाद के ब्रह्मानंद हॉस्पिटल का है। शमशाबाद क्षेत्र के इरादत नगर रोड पर स्थित ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में सीढ़ियों पर गर्भवती के प्रसव होने के बाद नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत के बाद महिला के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। महिला के परिजनों का आरोप है कि प्रसव सीढ़ियों पर होने के बावजूद भी डॉक्टरों ने गर्भवती को इलाज नहीं दिया। इसके अलावा धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुड्डू है सर। गुड्डू राम बीकापुर। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ सर, मैं अपनी वाइफ को लेके आया था सुबह, तो मेरे में दवाई लिख दी थी। वो दवाई करके गरम उन्होंने एंटासाउंड भी लिख दिया। एंटासाउंड में तो लेके आया 6:30 का उन्होंने बोला था। मैं सकुंतल हॉस्पिटल ही बोला था। उन्होंने बोला कि वहाँ पर जाओ खड़ेवार रोड पे। मैं वहाँ पर गया, जांच लेके आया। 2 घंटे बाद मतलब मैडम वहाँ से निकल के आई। उन्होंने धक्का मारा, मेरी वाइफ मतलब पलंग में लगी। उसकी मतलब डिलीवरी वहीं पर हो गई और मैडम के वो कर्मचारी थे, उन्होंने बाहर निकाल दिया। अपने बच्चे को मैं खुद अपने हाथों से लेके आया। डिलीवरी हॉस्पिटल में फर्श में? ब्रह्मानंद। हाँ सर। डिलीवरी बाहर फर्श पर ही हो गई? वही मैडम के वहीं पर हो गई है। मैडम करती डिलीवरी वहीं पर हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर,
उन्होंने मतलब वहाँ से वो डिगा दी, वो बाहर बैठी थी गेट के बाहर, बच्चे को मैं लेके आया। अब बच्चे सही है या बच्चा खत्म हो गया सर, मेरी वाइफ की हालत खराब है, वो वहाँ पर ट्रीटमेंट कर देती थी तो मेरी वाइफ का कुछ नहीं होता। जानकारी के मुताबिक ब्लॉक शमशाबाद क्षेत्र के गांव बीकापुर के रहने वाले गुड्डू राम की पत्नी मंजू देवी शमशाबाद के ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में चेकअप कराने पहुंची थी। परिजनों के अनुसार महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद हॉस्पिटल का संचालन ने उसकी देखरेख नहीं की और सीढ़ियों पर ही महिला का प्रसव हो गया। थाना निबुराह क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी ने जुए के अड्डे पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 9 लोगों सहित 10 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी विकास जायसवाल ने फतेहाबाद सर्किल की फोर्स के साथ निबुराह क्षेत्र में जंगलों में चल रहे जुए के अड्डे पर छापेमार कार्यवाही की। बीती रात हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। क्षेत्राधिकारी विकास जायसवाल ने निबुराह थाना क्षेत्र के ग्राम पछे के जंगलों में जुए के अड्डे पर छापेमार कार्यवाही की, जिसमें 9 जुआरियों को मौके से दबोच लिया गया। अंधेरे का लाभ उठाकर 13 जुआरी भाग जाने में सफल रहे। बताया गया कि उक्त जुआ बड़े पैमाने पर नाल पर खेला जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने मौके से 76,000 की नकदी भी बरामद। पुलिस पर इस दौरान एक फायर भी किया गया। मौके से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया। सभी जुआरियों पर जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, थाना निबोरा क्षेत्र में जुए की सूचना मिली थी। उस मुखबिर की सूचना पर मैंने 3 थाना क्षेत्रों को इन्वॉल्व करके, उनका फोर्स इन्वॉल्व करके उस पर प्रभावी कार्रवाई कराई है, जिससे वहाँ पर जो जुआ खेलने वाले लोग बाहर से आते हैं वो ना आए, और जिस जमीन पे भी जुआ हो रहा था उस जमीन भूमि मालिक के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। मौके से क्या कुछ बरामद हुआ? ये मौके से लगभग 76,000 रुपये, 10 मोटरसाइकिल और एक व्यक्ति के पास से तमंचा भी बरामद हुआ। कितने लोग पकड़े गए? इसमें 9 लोग पकड़े गए। और भी अभियान क्षेत्र में देखिए, लगातार अभियान आपने देखा होगा खनन के खिलाफ और जुए के खिलाफ मैंने जारी कर रखा है, जिससे ये जो अपराध हैं इससे लोग दूर रहें। उनकी जुए जैसे अपराध से पूरी सोसाइटी खराब होती है। मेरा प्रयास रहेगा कि जुए जैसा अपराध हमारे क्षेत्र में ना हो। लोगों को कहना है कि लगातार थाना पुलिस को सूचना मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की। देखिए, थाना पुलिस की संलिप्तता के संबंध में अलग से जांच की जा रही है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्षेत्राधिकारी विकास जायसवाल ने बताया कि जुए के अड्डे की सूचना लगातार मिल रही थी, जिस पर उन्होंने फतेहाबाद सर्किल के शमशाबाद डॉकी फतेहाबाद की टीम को लेकर जंगलों में छापेमार कार्यवाही की। जुआरियों को दबोच लिया। बाकी जुआरी मौका पाकर भाग गए। जुआरियों का पीछा करते हुए शमशाबाद थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल के पैर में चोट भी लगी। हर विवाहित सपत्नी ही करे भगवान राम के दर्शन। आगरा के ब्राह्मण समाज की ओर से एक प्रेस वार्ता कर ये मांग की गई कि अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर में राम राज्य के नियमों का पालन हो और हर विवाहित यहाँ दर्शनों के लिए सपत्नी ही आए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने भगवान राम के मंदिर शिलान्यास में प्रधानमंत्री के अकेले आने पर भी कई सवाल खड़े किए। भारतीय गोरखा परिसंघ आगरा द्वारा बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद मेजर दुर्गा मल जी को याद करते हुए सभी पदाधिकारियों ने मोमबत्ती जलाकर व 2 मिनट का मौन धारण कर उनको याद किया। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने माला अर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भारतीय गोरखा परिसंघ आगरा द्वारा 76वां बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद मेजर दुर्गा मल्ल को याद करते हुए सभी पदाधिकारियों ने मोमबत्ती जलाकर व 2 मिनट का मौन धारण कर उनको याद किया, जिसमें वरिष्ठ सलाहकार एनके छेत्री ने माला अर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके इतिहास को सभी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेजर दुर्गा मल्ल जी आजाद हिंद फौज के प्रथम बलिदानी थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथ ही युवाओं से भी उन्होंने अपील की कि इनके इतिहास को जाने। आज 25 अगस्त 2020 को शहीद मेजर दुर्गा मल जी के पुण्यतिथि पर, उनके शहीदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर अपने समाज के लोगों को लेकर एकत्रित हुआ हूँ और हमने अपने दिल से और अश्रुपूरित नेत्रों के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं अपने गोरखा समाज के भारतीय परिसंघ से जुड़े हुए जितने भी युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, उनके समक्ष ये निवेदन करता हूं कि शहीद मेजर दुर्गा मल जी के बारे में जितना कुछ भी हम जानते हैं या हमें और जानना है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी, जो भी युवा समाज, हमारे युवा जो कार्यकारी सदस्य हैं, उनको उसके बारे में बताकर और उनके अंदर एक जागरूकता लाकर और उनके प्रति जो है
श्रद्धांजलि अर्पित करने का। जैसा कि आज आप और हम सभी मिलकर जानते हैं कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज मेजर शहीद मेजर दुर्गामल जी का बलिदान दिवस है। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 2 लाख गोरखाओं ने एक स्पेशल टुकड़ी बनाकर जिसमें फ्रांस, टर्की, मेसोपोटामिया इन पर हमला बोला और अपनी महारत का लोहा मनवाया। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भी तकरीबन 2.5 लाख गोरखाओं ने फिर से अपनी महारत का एक बार लोहा मनवाया। उन्हीं गोरखाओं में से हमारे और आपके बीच शहीद मेजर दुर्गामल जी हैं, जिनका जन्म 1 जुलाई 1913 को और 15 अगस्त 1944 को जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 25 अगस्त 1944 को लाल किले पर उन्हें फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो मेरा यही है सभी लोगों से निवेदन कि मेजर दुर्गामल जी जो हैं हमारे बीच में और आपके इनके मैसेज को और इनके बारे में हम समाज को ज्यादा से ज्यादा बताएं। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रवि थापा ने बताया कि शहीद मेजर दुर्गामल गोरखाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने गोरखाओं को एक नाम दिया। उन्होंने अपील की कि जल्द से जल्द आगरा में उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी व भारत में रह रहे सर्व समाज के लोगों को पता चल सके उनकी आज़ादी में क्या भूमिका रही। आज भारतीय गोरखा के समस्त पदाधिकारियों द्वारा आज 25 अगस्त आज जो हमारे गोरखा सैनिक शहीद मेजर दुर्गामल जी का बलिदान दिवस मनाया हम सभी लोगों ने यहाँ पर। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शहीद मेजर दुर्गामल वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भारत माता के लिए दी। इतनी कम उम्र में उन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा मार्च में भाग लिया। उसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज के मेजर बने। ऐसी कई भूमिका उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने निभाई। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से जितने भी गोरखा भाई हैं और सर्व समाज के लोग हैं, हमें इनका बलिदान दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि इनकी भूमिका बहुत रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि 6 मार्च को हमने जिलाधिकारी महोदय जी को उनकी मूर्ति के लिए ज्ञापन दिया था। LIU से हम लोगों ने रिपोर्ट भी लगाई, लेकिन उसका अभी तक कोई भी LIU द्वारा कोई भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो अगर मेरी आवाज़ जिलाधिकारी महोदय आगरा जी तक पहुँच रही है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि गोरखाओं को मजबूत करने के लिए हमारे लिए जो हमने एक ज्ञापन दिया उसको संज्ञान में लेते हुए आपको आगरा में शहीद मेजर दुर्गामल जी की मूर्ति के लिए हमें एक आदेश पारित करना चाहिए, जिससे कि गोरखा समाज और सर्व समाज को पता चले कि मेजर दुर्गामल जी की क्या भूमिका रही। मैं दीपक, अभी जो आपको रवि थापा जी ने बताया शहीद मेजर दुर्गामल जी के बारे में, यहाँ तक है मैं ऐसी समाज से हूँ, मुझे इनके बारे में अधिकतम कुछ जानकारी नहीं थी, जो कि इन्होंने मुझे बताया इनके बारे में कि इन्होंने मतलब हमारे भारत के लिए आज़ादी में साथ दिया था। तो इनके प्रति मेरे मन में और मेरे दिल के अंदर काफ़ी जागरूकता प्रारंभित हुई। तो जैसा कि मुझे मेरे अंदर जैसा जागरूक हो रहा है, मैं हर भारतीय हर हिंदुस्तानी से यही कहना चाहूँगा कि आप इतिहास में इनके बारे में जानें और इनके बारे में पूछताछ करें कि शहीद दुर्गामल जी इन्होंने क्या क्या भूमिकाएं निभाई। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप जितने भी भारतीय हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, इनके लिए कुछ आगे करें, उनके बारे में जानें। वहीं युवा जिला अध्यक्ष अशोक कुमार ने मेजर दुर्गामल के इतिहास को बताते हुए कहा कि 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के लाल किले में उन्हें फांसी दी गई। उन्होंने बताया कि गोरखाओं ने पूर्व में भी अपना लोहा मनवाया है। आजादी के लिए तमाम गोरखाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी। कई बच्चों का 40 फीट की ऊंचाई से यमुना नदी में कूदते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बता दें ये सभी वीडियो अहमदौला थाना क्षेत्र के जवाहर पुल के हैं। इस समय यमुना नदी बारिश के कारण लबलबा कर बह रही है और ये बच्चे इसी का फायदा उठाते हुए बिना अपनी जान की फिक्र किए हुए यमुना नदी में 40 फीट ऊंचे पुल से छलांग लगा रहे हैं। कई बच्चों का 40 फीट की ऊंचाई से यमुना नदी में कूदते कई वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें सभी वीडियो अहमदौला क्षेत्र के जवाहर पुल के हैं। इस समय यमुना नदी बारिश के कारण लबालब बह रही है और यह बच्चे इसी का फायदा उठाते हुए बिना अपनी जान की फिक्र किए हुए यमुना नदी में 40 फीट ऊंचे पुल से छलांग लगा रहे हैं। आप खुद देखिए बच्चों की यमुना नदी में छलांग लगाते हुए इन वीडियो को। बता दें
यमुना नदी में छलांग लगाना इन बच्चों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है, जबकि जिस जवाहर पुल से बच्चे यमुना नदी में छलांग लगा रहे हैं वो जवाहर पुल थाना एतमादुल्ला से कुछ ही कदम की दूरी पर है और इस पुल से बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन इन बच्चों को रोकने वाला कोई भी नहीं है। बुधवार को सफाई को लेकर नगर निगम का विशेष सदन आयोजित किया गया। नगर निगम के सदन में पार्षदों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में आगरा को 16वां स्थान की बधाई देते हुए साफ सफाई व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। वहीं हर बार की तरह इस बार भी सदन में चर्चाओं के साथ जमकर हंगामा हुआ। सफाई को लेकर नगर निगम का विशेष सदन बुधवार को सुसदन में आयोजित हुआ। सदन में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सफाई व्यवस्था में नगर निगम प्रशासन ने 213 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तब जाकर प्रदेश में दूसरा और देश में 16वां स्थान मिला है। वहीं 2018-19 में 169 करोड़ और 2017-18 में 120 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सदन में टोरेंट कंपनी द्वारा पानी और सीवर लाइनों से होकर बिजली की लाइन निकालने, नाले और नालियों के ऊपर बॉक्स लगाने और अवैध रोड कटिंग का विरोध किया गया। वहीं बवाक कंपनी के अफसरों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाए गए। पार्षदों ने दोनों ही कंपनियों पर जुर्माना लगाने की मांग की, लेकिन ये प्रस्ताव सदन में पास नहीं हुआ। सदन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देश में टॉप 10 या फिर टॉप 1 आने की कार्य योजना का प्रस्ताव पास हुआ। तय हुआ कि मुख्य रोड से लेकर गलियों तक को चमकाया जाएगा। सदन की कार्यवाही 4 घंटे तक चली। आज नगर निगम सदन की एक मीटिंग यहाँ सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हुई है और उसमें शहर को और अधिक सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए सभी माननीय पार्षदों के विचार आए हैं और नगर निगम सदन ने निश्चय किया है कि आगामी जनवरी 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण जो होने वाला है उसमें पूरे शहर वासियों का सहयोग लेते हुए आम नागरिकों का सहयोग रहे, इसके लिए जन जागरण का अभियान हम लोग शुरू करेंगे, जिससे पूरे शहर के एक एक नागरिक की इस स्वच्छता अभियान में सहभागिता हो और देश के अंदर टॉप 10 में हमारा आगरा शहर का स्थान स्वच्छता के प्रति रहे। इसका संकल्प आगरा नगर निगम सदन ने निर्णय लिया है और उसके अनुरूप सभी। मेयर नवीन जैन ने जनता से रोड या फिर गली में कूड़ा न फेंकने की अपील की, जबकि नगरायुक्त निखिल टीकाराम ने स्वच्छता को लेकर खुद के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कहा। देखिए, आज यहाँ सूर सदन में एक विशेष सदन आमंत्रित किया गया था जो केवल एक विषय पर चर्चा के लिए था, वो था स्वच्छता। और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सदस्य जो है सम्मानित पार्षदगण, इन सभी लोगों ने अपना यहाँ दिया, सफाई के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त की और कैसे हम लोग नगर निगम आगरा को जो उसका करंट पोजीशन है 16वीं, यहाँ से कैसे ऊपर ले जाए और पहले और टॉप 10 में ले जाए, इसके ऊपर चिंता व्यक्त की। सदन में 2 दर्जन से अधिक पार्षदों ने नगर निगम के अफसरों पर फोन न उठाने के आरोप लगाए। यहाँ तक मुख्य अभियंता यांत्रिक संजय कटियार, मुख्य अभियंता निर्माण BL गुप्ता सहित अन्य के नाम भी लिए। 1.5 दर्जन पार्षदों का कहना था कि सुपरवाइजर अपमान करते हैं, सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाती है। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबद्ध
किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट, लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, BEd General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान, जहां प्रशिक्षित होकर लाखों प्रशिक्षणार्थी जूता उद्योग में अपना भविष्य संवार रहे हैं। केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान जूता उद्योग में आने वाली चुनौतियों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है और हजारों बेरोजगारों के लिए नित्य नए संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। पादुका उद्योग को एक नई दिशा, दशा और आयाम देने की राह में केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान आगरा का नाम अग्रणीय रहेगा। CFTI में प्रवेश प्रारंभ। CFTI में प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें 7906800655, 7310642370 पर या विजिट करें C41 व C42 साइट से औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा, आगरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की ताजा खबरों पर। डॉक्टर राजपाल कश्यप को पिछड़ा व प्रदेश की कमान मिलने के बाद पूरे प्रदेश के साथ ताज नगरी में भी सफाइयों में खुशी की लहर है। आगरा कैंट स्थित मुस्तफा क्वार्टर में सफाइयों ने मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। सपा मुखिया के आदेश पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने पिछड़ा वर्ग में बड़ा परिवर्तन करते हुए समाजवादी पार्टी से एमएलसी और जुझारू नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कमान सौंपी है। राजपाल कश्यप के सपा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष बनने के बाद पूरे प्रदेश के साथ ताजनगरी में भी सफाइयों में खुशी का माहौल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी आगरा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आगरा कैंट स्थित मुस्तफा क्वार्टर में मिष्ठान वितरण कर अपनी इस खुशी का जमकर इजहार भी किया। मेरा नाम नंदकिशोर कश्यप है और समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ में जिलाध्यक्ष में आगरा। प्रोग्राम रखा गया, क्या कहना? देखो, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी है जो सदा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे और समाजवादी पार्टी में संघर्षशील उनकी पहचान रही। श्री राजपाल कश्यप जी को प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए। और ये समाजवादी पार्टी ने जो कमान दी है प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी को, पूरा आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि उनके हाथों में कमान जाने से
पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज को एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे उनके साथ, और उनके साथ काम करने में हम सारे लोग पिछड़े समाज के पूरी कमेटी उनके साथ है। 2022 में अखिलेश सरकार को आप बना पाएंगे? बिल्कुल, निश्चित ही 352 से प्लस सीटें लाएंगे हम, और हम लोग इतनी मेहनत करेंगे। क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्रों को आप देख ही रहोगे, इस समय इतना बदलाव है। प्रत्येक युवा, मजदूर, किसान सब लोग चाह रहे हैं कि 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, और निश्चित ही हम 2022 में सरकार बना रहे हैं। और मैं अभी से बधाई देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि 2022 की ताजपोशी के लिए हम तैयार हैं। इतनी मेहनत करेंगे, और हमसे छोटे वर्ग के लोग इस तरीके से जुड़ रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस बार हम कम से कम 5 सीटें 100% जीतेंगे। आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप को, जो पिछड़ा वर्ग का प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसके उपलक्ष्य में ये मिठाई वितरण की गई है। सपा का कहना था कि सपा प्रदेश संगठन और पार्टी आलाकमान ने जमीन और जुझारू कार्यकर्ता माने जाने वाले राजपाल कश्यप को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। अब इस जिम्मेदारी को वो पूरी तरह निभाते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पिछड़े वर्ग को समाजवादी पार्टी के बैनर तले लामबंद करने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, डॉक्टर राजपाल कश्यप एक इतने मेहनती कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में अपना परचम लहरा दिया है। उनसे सारी जातियां बहुत खुश हैं, चाहती हैं कि ऐसे नेता को आगे बढ़ाया जाए। जो लोग आपसे देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना विकास किया कि आप प्रदेश को एक विकास प्रदेश कह सकते हो। इतना विकास आज तक किसी ने नहीं किया और न भविष्य में कोई कर पाएगा। निवासी फतेहाबाद आगरा, मैं आगरा अलीगढ़ मंडल 2 मंडलों का प्रभारी मुझे बनाया गया था पिछड़ी जाति से, तो मैं सब जगह लोगों से कांटेक्ट में हूँ। जिला अध्यक्ष भी बन गए, कार्यकारिणी हमारी बनने जा रही है, और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जितनी भी योजनाएं थी, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बच्चियों को लैपटॉप, साइकिल, ये सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। तो हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सारी सुविधाओं को लागू किया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, लोगों को बेरोजगार भत्ता दिया है, हमारी माताएं बहनें जिनको विकलांग विधवा पेंशन मिल रही थी उनको पुनः लागू किया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र ने एक विशेष सैनिटाइजेशन पैनल तैयार किया है, जिसमें एक विशेष प्रकार के धुएं से हर आने जाने वाले व्यक्ति और उसके सामान को सैनिटाइज किया जाएगा। शारदा ग्रुप अपने छात्र के इस आविष्कार से काफी उत्साहित है। आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज की थमागरा के निर्देशक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह एवं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु विजय के निर्देशन में इस महाविद्यालय के सत्र 2012 के पूर्व छात्र अभिषेक श्रीवास्तव के द्वारा विगत 4 माह के इनोवेशन के बाद 360 डिग्री पर कार्य करने वाली सैनिटाइजेशन मशीन व टनल को विकसित किया है, जो आज बाजार में उतारने को पूरी तरह से तैयार है। ये मशीन कोरोना वायरस व अन्य वायरस के लिए काफी कारगर साबित होगी। सैनिटाइजेशन मशीन की ये विशेषता कि ये एक ही समय में 2 तरीके से सैनिटाइज करती है। व्यक्ति के साथ मौजूद सामान को मशीन में बने चैम्बर में रख दिया जाता है, जो कि 360 डिग्री पर अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज होता है, और हाथों को उसके ऊपर बने चैम्बर में बिना मशीन के छुए सैनिटाइज करता है। साथ ही कॉन्टेक्टलेस थर्मल चेकिंग की भी व्यवस्था की गई है, जो कि उच्च तापमान पर ध्वनि उत्पन्न करता है। एक्चुअली ये हमारे एलुमनाई है और इनके और हमारे बीच में आना जाना हुआ है। इनका अपना सोच था कि हम एक ऐसी मशीन बनाएं, तो हमारी गाइडेंस आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के इनके हेड हैं हिमांशु विजय जी, डबल डिपार्टमेंट के, उनके गाइडेंस में बच्चे ने काफ़ी अच्छा काम किया है और 2 मशीन बनाई हैं। एक टनल बनाया है, एक सैनिटाइजेशन मशीन बनाई है। मशीन बेसिकली 3 in 1 बनाई है। इसमें हमारा टेम्परेचर भी होता है, नपता है। पहले सबसे पहले मेन इंडिकेशन है टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर सही है तो हमारा क्लियर हो जाता है पिक्चर कि हाँ बंदा ठीक है। दूसरा, इसमें एक अलग से चीज ऐड की हुई है, अल्ट्रावायलेट रेज के हिसाब से कट बनाया हुआ है कि आप अगर बैग के साथ आ रहे हैं या कोई सामान ऐसा है जो कि आप उसको सैनिटाइज नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर देखा कि वो चीजें ऐसी अंदर चली जाती, साथ में आदमी सिर्फ हाथ और सैनिटाइज करके चला जाता है अंदर। संपूर्ण बॉडी सैनिटाइजेशन हेतु एक टनल भी विकसित किया गया है, जो कि अल्ट्रासोनिक वेपर टेक्नोलॉजी पर कार्यरत है। इसमें 2 मूवमेंट सेंसर लगाए गए हैं। एक आदमी के प्रवेश होने पर 5 सेकंड के अंदर भाप विधि द्वारा पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी। बॉडी सैनिटाइजिंग हेतु केवल 20 ml सैनिटाइजर का प्रयोग होता है। इसकी ये भी विशेषता है कि प्रवेश द्वार पर रखने पर वह स्थान गीला भी नहीं होगा।
इस प्रकार न केवल सैनिटाइजर का किफायती उपयोग होगा, साथ ही भाप की वजह से पूरा शरीर सैनिटाइज हो जाएगा व स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। पीके शर्मा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आगरा और मथुरा। डायरेक्टर साहब ने आपको इन दोनों सैनिटाइजेशन मशीन्स के बारे में बता दिया। मेरा केवल कहना इतना है कि कोरोना काल के बाद अब ऑफिसेस खुल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग ऑफिसों में, कारखानों में आ जा रहे हैं। वो जरूरी भी है क्योंकि उसके बिना अर्थव्यवस्था ज्यादा दिन तक पंगु नहीं रह सकती है। तो उसके लिए ये मशीन बहुत ही कारगर होगी। ये इसके बारे में अभिषेक जी आपको बताएंगे ज्यादा डिटेल में। मैं केवल इतना कहूंगा कि हम शारदा ग्रुप में और आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, इस तरीके के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करके, ताकि उनकी सोच ऐसी बने और उनमें इनोवेशन की क्षमता बढ़े। तो अभिषेक जी हमारे एलुमनाई हैं, पूर्व छात्र हैं, कॉलेज की फैकल्टी ने गाइडेंस प्रोवाइड की, सुविधाएं दी, ये चीज डेवलप हुई और बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है, जिसके बारे में ये बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। हम 2012 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं। अभी जो है हमने 2 मशीनें बनाई हैं, एक का नाम कोरोसेफ दिया है और एक कोरोगार्ड में है। विद द हेल्प ऑफ हमारे डायरेक्टर साहब हैं और हमारे एचओडी साहब बैठे हुए हैं, हिमांशु विजय सर और शैलेंद्र साहब। इन जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो किया गया है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। हमने इसका सिर्फ प्रोडक्शन इसमें किया है। तो इसमें जो हमारी मशीन है, पहले हम कोरोसेफ के बारे में आपको बता देते हैं। ये कोरोसेफ में हमने 3-in-1 प्रोसेस अपनाया है। पहला जो प्रोसेस हमने रखा है वो यूवी सैनिटाइजर का है। जैसे अगर कोई भी हमारे यहाँ एंट्री कर रहा है तो सबसे पहले जो भी उसके पास लगेज है वो हमारा टोटली सैनिटाइज होगा। लगेज लाइक मोबाइल हुआ, बैग्स हुआ, कैप्स हुआ, उसका मास्क हुआ, कोई भी आप उसमें रख के आप उसे सैनिटाइज कर सकते हैं। और ये इतना सेफ्टी है, इसमें हमने जो है सेंसर का यूज कर रखा है। अगर आप जो है इसका जैसे ही डोर ओपन कर देंगे, टोटली रूप से ये जो है प्रोसेस का बंद हो जाएगा। सैनिटाइजेशन प्रोसेस ये तभी चालू होगा जब इसका डोर क्लोज करके उसमें आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे। सेकंड जो चीज है हमारा वो है टेम्परेचर चेक। जैसे कोरोना में सबसे जरूरी है कि हमें जो है कैरियर्स को पहचानना। हम कैरियर को कैसे पहचान सकते हैं? अभी तक हमारे पास बस एक ही सिम्टम्स है कि हम उसे हाई फीवर एलार्म पर उसे पहचान सकते हैं। दोनों मशीनें प्रदर्शन हेतु एसजीआई टावर, भगवान टॉकीज, आगरा, मथुरा रोड, आगरा पर शारदा ग्रुप के प्रधान कार्यालय पर मौजूद है। इस इनोवेशन के लिए वाई.के. गुप्ता, वाइस चेयरमैन एसजीआई, एवं वी.के. शर्मा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एसजीआई ने छात्र की सराहना की और स्कूलों, कॉलेजों व संस्थाओं से अपील की कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। नगर निगम के बाबू की दबंगई एक बार फिर से चर्चाओं में है। ताजा मामला नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी, थाना रकाबगंज क्षेत्र का है। आरोप है कि यहां स्थित करोड़ों के मकान पर रवि भारद्वाज और उनके साथियों द्वारा दिन दहाड़े कब्जा कर लिया। मकान में रह रहे मकान मालिक को जबरन हथियारों के बल पर बाहर कर दिया गया। अब पीड़ित ने एसएसपी आगरा के यहां प्रार्थना पत्र देकर दबंग पर कार्यवाही की गुहार लगाई। क्या शिकायत करने आया? शिकायत ये है कि मैंने एक कोठी खरीदी ईदगाह कॉलोनी, जिसमें मेरा पोजीशन है बड़ी राजू की स्ट्रीट में मैं रह रहा हूँ। मेरे सर्वेंट वहाँ रह रहे हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं। करीब उसके बाद तो नॉर्मली वैसे है। आज सुबह मेरे ये नौकर का वहाँ से फोन आता है कि ऐसे ऐसे करके 40-50 आदमी आ गए, हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर, बाउंड्री टूट के आ रहे हैं, हमारे पास दंगा कर रहे हैं, हमें बंदूक का लाठी भय दिखा रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं, हमें यहाँ से भगा रहे हैं। तो मेरे पास सूचना है तो मैं तुरंत वहाँ से अपने घर से भागा। तो मैंने कंप्लेंट की 100 नंबर पर। 100 नंबर के बाद 7 के बाद मिलने के लिए आया कि ये परिस्थिति ये सामने हुई है, जिससे मुझे बताया कि कोई भारत करके आदमी है, उसने अपने आदमियों को वहाँ पर पैसे के लिए या तोड़ फोड़ के लिए लिया नहीं कर लिया। उसमें उसके आदमी है। उसमें क्या है रवि भारद्वाज कहाँ काम करते हैं, कुछ जानकारी है? ये मुझे जानकारी नहीं है। रवि भारद्वाज का नाम आ रहा है इसमें? उसमें कोई जानकारी। कितनी बड़ी कोठी है, कितने की होगी? 1530 वर्ग गज जमीन है वो। कितने कीमत बनी हुई है? लगभग कीमत कितने की होगी? सर मैंने जो परचेज किया वो 380 की है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपके मकान पर कब्जा इतनी गुंडई हो गई आज? हाँ जी हाँ। कब की घटना थी ये? कब? ये सुबह की। आज सुबह 10 बजे। आज मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? हम लोगों ने कहा था कि थाना उसका रकाबगंज का मैटर है तो हम फॉरवर्ड करें और वहाँ पर जो भी कार्रवाई होगी थाना तक फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। नाम क्या है? सपना क्या करती हो आप? मैं वहाँ पर रहती थी भाई के साथ। भाई के साथ कोठी पे रहती हो?
क्या पूरे आज घटना क्या हुई? अरे ऐसे 50-60 आदमी करीब आए थे, 10 बजे की टाइम था और जबरदस्ती गेट खुलवा लिया। गेट खुलवाने के बाद में मतलब कूद पर एक बाउंड्री से कूदने के बाद में हत्ता-पोती करने लगे, खींचातानी करने लगे और बजाने लगे कि यहाँ से भागो। फिर क्या किया आपने? हम वहाँ पे खड़े थे, फिर हाथ पकड़ के खींचने लगे कि हाथ पकड़ा था, निकल आए, फिर बजा रहे थे, हमको गाली वगैरह दे रहे थे। आपके साथ मारपीट भी की? हाँ, खींचातानी की थी हमारे साथ, हाथ खींच दिया था हमारा। तो कब्जा कर लिया जो लोग आए थे उन्होंने? वहीं पे था, 50-60 आदमी वहीं पे छोड़ आए थे हमको। फिरोजाबाद थाना दक्षिण के परमेश्वर गेट के पास जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान भीड़ ने पुलिस के साथ अभद्रता कर दी। पूरा मामला थाना दक्षिण के परमेश्वर गेट का है। फिरोजाबाद थाना दक्षिण के परमेश्वर गेट के पास जमीनी विवाद के चलते हुआ झगड़ा। मामला फिरोजाबाद थाना दक्षिण के परमेश्वर गेट का है, जहां जमीनी विवाद की सूचना पर इलाका पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद एक पक्ष जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन जिसके चलते पुलिस और आरोपी पक्ष के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस के साथ अभद्रता कर दी। फिर क्या था, दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। पूरा मामला ये है कि ये अपना प्लॉट बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? नरेश बघेल। ठीक है। अच्छा, इनका ये रास्ता इधर है, ये रास्ते की तरफ और पीछे भाई साहब का रमाकांत भाई साहब का प्लॉट है। ठीक है। ये प्लॉट में अवैध रूप से अपना गेट कर रहे हैं और इसकी सूचना माननीय एसडीएम महोदय को दी। एसडीएम महोदय ने भी आदेश किया तो पुलिस उस परिप्रेक्ष्य में आई तो इन्होंने नरेश बघेल और उनके भाइयों की पत्नियों वगैरह ने इन्होंने सबने पुलिस पे अटैक किया, पत्थरबाजी की, उनकी वर्दी फाड़ी। ये पूरा मामला हुआ है। इन्होंने कानून को टोटली अपने हाथ में गुंडागर्दी और दबंगई के बलबूते पे जबरदस्ती, जैसे अब हम पुलिस को भी कुछ नहीं समझते, इस तरह से समझ लो कि ये माफिया डॉन और बहुत उस तरह से सब महिलाओं को, बच्चों को और सबको इकट्ठा करके इन्होंने पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता, पत्थरबाजी और गाली गलौज वाली बात पैदा की। अच्छा, सुनवाई में आ रहा है यहाँ गोली भी चली गई थी, ऐसा कोई मामला है? इन्होंने चलाई है गोली। किसने गोली चलाई थी? अरे नरेश बघेल पक्ष ने चलाई है पुलिस के ऊपर। पुलिस के ऊपर किसी? ये नरेश बघेल और इसका परिवार और इसने कुछ गुंडे बुला लिए थे। तो यहाँ पर ये जो है ये प्राइवेट गली है, बैनामा में लिखी हुई है। पहले से ही तय था ये बैनामा स्कूल के लिए ये प्राइवेट गली 15 फुट की। इसमें मान लो जिसका गेट नहीं, जगह नहीं होगी उसके लिए जगह है। तो इनसे ये बातचीत चल रही, सब लोग समझ आ रहे थे। भाई कल पुलिस आई, पुलिस ने कागज देखे, दोनों पक्ष के कागज देखे, उन्होंने कहा इसमें गेट नहीं कर सकते हो क्योंकि प्राइवेट गली है। आज फिर ये इन्होंने यहाँ काम लगाना, गेट लगाने के शुरू कर रहे थे तो पुलिस को बताया, पुलिस आई। पुलिस पे इन्होंने पूरा एकदम विकास दुबे की तरह महिलाएं पुरुष सब एकदम अटैक कर दिया। पुलिस को मारने लगे। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज किया गया है, एक की गिरफ्तारी की गई है, वहीं गिरफ्तारी जारी है। फतेहाबाद में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के शाखा प्रतिनिधि के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। एक दिवसीय नामांकन प्रक्रिया के दौरान कस्बा फतेहाबाद में शाखा प्रतिनिधि के लिए 5 लोगों ने अपने नामांकन भरे। इस दौरान पीठासीन अधिकारी तहसीलदार कृष्ण मुरारी दीक्षित ने लोगों के नामांकन लिए। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के शाखा प्रतिनिधि के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। एक दिवसीय नामांकन प्रक्रिया के दौरान कस्बा फतेहाबाद में शाखा प्रतिनिधि के लिए 5 लोगों ने अपने अपने नामांकन भरे। इस दौरान पीठासीन अधिकारी तहसीलदार कृष्ण मुरारी दीक्षित ने लोगों के नामांकन लिए। शाखा प्रतिनिधि के चुनाव के लिए भाजपा समर्थित मुन्नालाल त्यागी के अतिरिक्त महेंद्रपाल सिंह, मीना देवी, अजय कुमार, राजेश ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। वरिष्ठ प्रबंधक सहकारी ग्रामीण विकास बैंक फतेहाबाद हरीश चंद ने इस चुनाव में 5,995 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 1 सितंबर को इसका मतदान किया जाएगा। मैंने भी उसमें पर्चा फाइल किया क्योंकि जैसा पार्टी का दिशा निर्देश था उसी के अनुसार मेरा नाम तय हुआ है पार्टी की तरफ से। तो पार्टी ने जैसा आदेश किया उस आदेश के अनुसार मैंने अपना पर्चा फाइल कर दिया है। और क्योंकि ये बैंक पूरी तहसील की होती है, इसमें 2 ब्लॉक आते हैं फतेहाबाद। मैंने अपना पर्चा फाइल कर दिया है और पार्टी जो भी निर्णय करेगी पार्टी। क्या स्थिति है, कितने लोग हैं? कम से कम 200-250 कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो मेरे पर्चे में सम्मिलित हुए हैं और
उनका आने पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। भूमि विकास बैंक फतेहाबाद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आज नामांकन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीमान मुन्नालाल त्यागी जी जो सीनियर भाजपा के कार्यकर्ता हैं, किसान मोर्चा के महामंत्री रहे, बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हम सब लोगों का दायित्व है कि श्री मुन्नालाल त्यागी के साथ तनते मनते धन से जुटकर उनको भूमिका सदन का अध्यक्ष बनाए। 27 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद जो भी नामांकन पत्र बचते हैं उनके लिए मतदान कराए जाएंगे। इस दौरान मुन्ना लाल त्यागी के साथ साथ डॉक्टर विजेंद्र शर्मा, बॉबी शर्मा, अरविंद वर्मा, राजेश कुशवाहा आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। ग्रामीणों द्वारा डीलर की राशन वितरण को लेकर मनमानी की शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी से की गई। शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी ने गांव पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। मामला ब्लॉक शमशाबाद क्षेत्र के लोहारी गांव का है। ब्लॉक शमशाबाद के गांव लोहारी के ग्रामीणों ने राशन डीलर की लिखित में उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसकी जांच करने के लिए डीएसओ गांव पहुंच गए और दर्जनों शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। वहीं जांच के आधार पर कार्यवाही करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया। साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, 45 साल से काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रश्न का बात है कि कुछ लोगों द्वारा ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि वो यहाँ निवासी नहीं है। तो निवासी न होना और निवास न करना दो अलग बात है। निवासी होने के संदर्भ में डॉक्यूमेंट्स के रूप में अभी डीलर ने अपना आधार कार्ड इसी गाँव पर दिखाया है। उसका कारण मेरा खेती बाड़ी यहाँ था, बट मैंने बेच दिया है और वहाँ चला गया। तो इसके संबंध में उससे स्पष्टीकरण अलग से लिया जाएगा कि अगर वो यहाँ का निवासी है तो वो ग्राम प्रधान और जो भी लोग हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उसमें सिद्ध करे कि वो इस गांव का निवासी है, उसके पास क्या कारण है। ग्रामीणों का आरोप था कि राशन कार्ड धारकों को राशन डीलर द्वारा पूरी मात्रा में खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा और महीने में निःशुल्क मिलने वाला राशन का वितरण भी नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने डीलर पर आरोप लगाया कि डीलर लोहारी ग्राम पंचायत का निवासी भी नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्रा जांच करने के लिए गांव पहुंच गए। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण लंबे समय से राशन डीलर की शिकायत कर रहे हैं। शिकायत अनुसार गांव में जांच की जा रही है। यहाँ डीएसओ आए हैं, डीएसओ साहब आए हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर फतेहाबाद आए हैं। उनके द्वारा लोगों को जो है जांच की जा रही है। जांच में डीएसओ साहब बोलते हैं कि यदि तू झूठ बोला तो तुझे जेल भेज देंगे। डीएसओ साहब की इस बात से मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। गांव के आदमी को पहले ही जेल की धमकी दे दी जाएगी तो भला वो क्या बयान देगा। वो मैं डीएसओ साहब की जांच से कतई मैं क्या, मेरे गांव के बहुत सारे लोग मतलब मोस्टली अधिकतर मेरे गांव का कोई व्यक्ति इस जांच से संतुष्ट नहीं है और ना होंगे। क्यों नहीं होंगे? जांच में अगर राशन डीलर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी